नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस की आंसर की लेके आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। प्रश्नों का मिलान अवश्य करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है अगले सीटेट के लिए? आप या फिर आपका सीटेट क्लियर हो गया है तो आप मतलब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? यूपी टेट की, बीपीएससी की या फिर सुपर टेट की? तो आप कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी लोग सीटेट में फेल हुए हैं, असफल हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अगला सीटेट जुलाई या अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आज से ही, अभी से ही तैयारी में जुट जाइएगा। और अभी आपके पास समय भी बहुत मतलब समय भी है अभी आपके पास। तो इतने समय में आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी चैनल पर मतलब कोई भी लाइक या कमेंट नहीं करते हो। पता नहीं क्यों। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन जितनी भी थोड़ा-सा प्रयास तो मैं आपकी मेहनत में आपका सहयोग करने के लिए करती ही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो भी नए लोग आते हैं चैनल पर। और जो भी कंटिन्यूअस वीडियो हमारी देखते हैं, हमारे चैनल पर हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी अवश्य किया करें। क्योंकि आपके लाइक कमेंट से कुछ नहीं होता है, आपके सब्सक्राइब से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका सपोर्ट होता है। तो इससे मतलब हम भी क्या है कि मोटिवेट होते हैं, वरना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या यार इतनी वीडियो बनाई हमने और आप लोगों को पसंद नहीं आई। तो इसलिए मतलब आप जब लाइक कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है कि चलो और अच्छा आपके लिए कुछ लेके आएँ और अच्छी आपके लिए कुछ जानकारी आपको दें। तो इसलिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो भी पहले से हमारे चैनल पर हैं वो लाइक और कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आपका सपोर्ट से हम भी आगे जा सकते हैं, हम भी बढ़ सकते हैं। तो बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है। चलो प्रश्नों का मिलान करते हैं। और कल से आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाए, सी टेट की, यूपी टेट की या सुपर टेट की, ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट की तैयारी सबसे पहले कराएं, तो उसी पर कल से वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलेंगी। सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट, इसी तरीके से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम पूरी तैयारी करेंगे। और पेपर 2 के लिए एसएसटी की क्लासें आपको मिल ही रही हैं, तो हो सकता है ईवीएस की भी क्लासें मैं शुरू कर दूं। फिर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उस पर भी विचार करूंगी। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा दर्शाता है? यानी आपको बाल केंद्रित रणनीतियाँ देखनी है और ये क्लास आपकी है ईवीएस की। और आपके बच्चे हैं 1 से 5 क्लास के, ठीक है? तो छोटे बच्चे ही हैं, तो छोटे बच्चे व्याख्यान को नहीं कर सकते हैं, सर्वेक्षण में भी निपुण नहीं होते हैं। तो बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा है आपका चर्चा करना और प्रदर्शन करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, नंबर 4। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है ठीक है। तो जहाँ भी बात पोर्टफोलियो की आ जाए तो यही आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है मूल्यांकन का, आकलन का, ठीक है। शिक्षकों का अवलोकन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गतिविधियों के मूल्यांकन या रेटिंग स्केल, जहाँ भी बात आ जाए, रेटिंग नहीं देनी है बच्चों को। और परीक्षाओं पर आधारित भी आप मूल्यांकन बच्चों का नहीं कर सकते हो। सबसे अच्छा होता है आपका पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो क्या होता है ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और जब भी यानी आपको क्लासें जब डिटेल में दी जाएंगी तब हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? यानी बच्चे सहपाठी द्वारा, ठीक है, सहपाठी रणनीतियों के द्वारा आपको सिखाना है तो किस तरीके का आप एक समूह बनाएंगे। आप प्रश्नों को भी अंडरलाइन करके अवश्य 2-3 बार पढ़ा करें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि गलतियां आपसे यही होती हैं। तो ठीक है। और परीक्षा में अंकों के अनुसार आपको समूह नहीं बनाना है प्राप्त, यानी जिस बच्चे ने ज़्यादा अंक बनाए हैं तो उनको आपको अलग समूह बनाना है, इस तरीके से नहीं बनाना है। समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ठीक है, आपको बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी समूह नहीं बनाना है। 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार भी आपको समूह नहीं बनाना है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, विषम समूह जिसमें लड़के भी हों लड़का भी हो, दोनों शामिल हों,
ठीक है। आर्थिक पृष्ठभूमि यानी गरीब भी हो और यानी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो राइट आंसर आपका नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें आपका फर्स्ट सही है लेकिन आपका सेकंड गलत है कि ये 2500 वर्ष है पूर्व है। ठीक है, ये आपका 2500 वर्ष पूर्व की बात है। तो इसमें आपका ए सही है और बी गलत है। तो इसमें आपका ए एवं बी दोनों सही है, ए सही है। तो इसमें राइट आंसर आपका नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा क्वालिटी वीडियो की ख़राब हो सकती है क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र हैं तो ये बच्चों द्वारा मतलब भेजे गए हैं हमें, तो उसी पीडीएफ से मैं आपको ये क्लासें दे रही हूँ। अभी आपके मतलब शीटेट की जो साइड होती है वहाँ से पेपर डाउनलोड ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कम क्वालिटी का ये पेपर है। तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के और इसको मतलब चेक कर सकते हो। प्रश्न है आपका, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। ये बिल्कुल सही बात है, एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका अभिकथन बिल्कुल सही है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो ये इसका कारण है, ये इसकी पूर्ण मतलब व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अवकथन और कारण दोनों सही है और कारण अवकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देता है। यानी आप बच्चों से किस तरीके से भोजन की बातों में बच्चों से पूछताछ भी कर सकते हो। तो सैंडविच, शिकंजी वगैरह को आके पकाने का प्रदर्शन अगर बच्चा प्रदर्शन करके दिखाएगा तो वहाँ पूछताछ का बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। बच्चे चित्र दिखाएंगे तो यहाँ भी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, पूछताछ नहीं कर सकते हो। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, बच्चा एकत्र करेगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका नंबर 2, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है और ये बिल्कुल राइट आंसर है। और हमने जो पर ईवीएस की क्लासें दी थी आपको, तो ये सारी एनसीईआरटी से ही आपके सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो एनसीईआरटी आपको अवश्य पढ़नी है। एनसीईआरटी की सारी क्लासें चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको देखने हैं। जानवरों के नाम याद करना, ये नहीं होगा, आपको जानवरों के नाम याद नहीं करने हैं। ठीक है। और जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये सही है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, यानी बच्चों ने क्या सीखा तो इसका आप आकलन भी अच्छे से कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सी डी। तो इसमें आपका नंबर 1 बी सी डी। अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिली प्रति मिली लीटर है तथा आयतन 3 मिली लीटर है। तो इसमें राइट आंसर आपका है नंबर 2 36 ग्राम। और ये थोड़ा मैथ का प्रश्न है तो इसे मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं और मैंने हमेशा आपको एक सलाह दी है जब भी आपसे प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं या फिर आपको क्लासें दी हैं कि आपको अपने मतलब मैप आपको अवश्य आना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका भारत का मैप हो या मतलब विश्व का मैप भी आपको अवश्य आना चाहिए। कौन सा देश किस महासागर में किस महाद्वीप में स्थित है, सॉरी किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। लेकिन आपको अपने इंडिया का मैप, अपने भारत का मैप अवश्य आना चाहिए क्योंकि सीटेट में आपका प्रत्येक बार, ठीक है, प्रत्येक बार आपका प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं इस तरीके से कि कौन सा राज्य किस सीमा से संबंधित है और या फिर कौन सी दिशा किस तरीके से, तो आपको इस तरीके से अवश्य पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये आपका राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ता नहीं है, घट जाता है। ये गलत है, क्योंकि अगर पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर बढ़ेगा तो खाना हम आसानी से मतलब आसानी से पक जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं है, घट जाता है। इसीलिए अधिक ऊंचाई पर हमारा खाना आसानी से नहीं पकता है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सत्य है, आर सत्य। नंबर 2, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। तो हमें मलेरिया की पहचान किससे होती है? मलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। तो सीधी सी बात है, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का क्या नाम है? और पक्षियों पर वीडियो मैंने आपको बिल्कुल लास्ट टाइम में दी थी। तो बिल्कुल लास्ट टाइम में आपको पक्षियों पर वीडियो मिली थी। तो ये इसमें जैसे दर्जन चिड़िया हैं आपकी, ये 2 पत्तों को छिल करके, यानी पत्तों को छिल करके अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा ये तने में छेद करके बनाता है। इसी तरीके से यानी सारी वीडियो आपको अभी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वैसे तो हम दोबारा से भी शुरू करेंगे। और तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीवर पक्षी। यानी ये मतलब घोंसलों का चुनाव करती है और जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें ये अपने अंडे देती है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? ठीक है, यानी बच्चों में कौन सा कौशल और प्रक्रियाएं विकसित हो जाएंगी। तो इसमें आपका हो जाएगा कि बच्चे जब भी अपने परिवार में और आस पड़ोस में पूछताछ करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति आपका नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पूछताछ करेंगे, फिर परिणाम निकालेंगे और फिर उसको अभिव्यक्त करेंगे बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? ठीक है, तो इसमें आपको देखने हैं। पहला है, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ये बिल्कुल सही है, यानी लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, क्योंकि वो एक क्या थी? एक महिला थी। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ये भी आपका राइट आंसर है। ये समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, इसका कहीं भी वर्णन नहीं है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये भी सही है। जिस किसी ने भी क्लासें देखी होंगी उसने तो बिल्कुल आसानी से ये सारी प्रश्नों को किया ही होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और डी। तो ए, बी और डी राइट आंसर आपका नंबर 3। अगला प्रश्न है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। यानी ये बोरा क्या है? ये धान का एक प्रकार है। और धान की खेती के लिए आपको पता ही है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा यानी पानी में ही घुटने घुटने तक पानी में इसकी रोपाई होती है। आपने चित्रों में देखा भी होगा एनसीईआरटी बुकों में। तो ये दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ए और बी दोनों सही हैं। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। तो इसको आपको इसका जिला है और ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? यानी ये जिला किस राज्य का भाग है, ये आपको दिखाना है, ये आपको बताना है, सॉरी। तो इसमें राइट आंसर है आपका तेलंगाना, यानी ये तेलंगाना का है। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है, यानी किस तरीके का प्रश्न है? काल्पनिक है, अभिसारी है, तथ्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक प्रश्न जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं। तो ये विश्लेषणात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी तथ्य को भी पर भी आधारित नहीं है, अभिसारी भी नहीं है। अभिसारी प्रश्न हमारे वो होते हैं जिनका एक बंधा बनाया उत्तर होता है। तो ये हमारा काल्पनिक है, यानी बच्चे कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं कार्य कैसे कार्य करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये आपका सही है। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है और ये भी आपका सही है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी दोनों सही हैं, दोनों कथन ए और ए गलत है, गलत है कथन ए यानी नंबर 4 दोनों कथन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? पाठ्यपुस्तक ज्ञान मात्र का एकमात्र स्रोत है। जहाँ भी बात आपकी एकमात्र की आ जाए, वो केवल एकमात्र, तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अर्थात आपको केवल और एकमात्र के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो हम सिर्फ यानी पाठ्यपुस्तक शिक्षण को अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इससे विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने की, ठीक है, यह बाध्य करने की बात आ रही है और जहाँ भी बाध्य की बात आ जाए, याद करने की आ जाए, तो वो भी आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। थोड़ा अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको क्लियर नहीं मिलेगी, ठीक है, गला खराब हो गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। जायमल जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जाइलम का काम क्या करना है, यानी जल और खनिजों को पौधों के पूरे हिस्सों तक पहुंचाना। और फ्लोएम ये भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ये सही है आपका। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, इस ये भी आपका राइट आंसर है। चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद नहीं कराना है आपको। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना, स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए बी और डी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ए बी और डी। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है। क्या देती है? एक समूह असाइनमेंट देती है। उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयारी करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने के संकेतक शामिल हैं? ठीक है, तो बच्चा इसमें क्या सीखेगा? तो बच्चा जब भी कृषि फार्मों पर जाएगा, किसानों से बात करेगा, ठीक है, तो उनसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने के बाद प्रयोग करेगा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी बनेगा। तो राइट आंसर आपका नंबर 1। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उत्तर चुने। तो जोहर कहती है तालाबों को, तो ये पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ये आपका गलत है। आसपास के कुओं में जमीन को, ये भी आपका गलत हो गया। ये नदियों के पानी को इकट्ठा नहीं करते हैं, जोहर यानी तालाब होते हैं। तो ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन करती हैं। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि तालाबों में आपका वर्षा का जल संचयन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? आपको नहीं ढूंढना है इन चारों ऑप्शनों में से।
आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, बच्चे नाम लिख सकता है। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें, ये भी आपका सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करें, ये भी आपका ठीक है। और जानवरों को परिभाषित करो, ठीक है। जहाँ भी बात परिभाषा किया जाए ये आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर आपका आपसे नहीं पूछा है, तो यही आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, केवल डी। अगला प्रश्न है, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू अब अच्छा ऐसा क्या होगा। आपने मृत सागर के बारे में सुना होगा कि मृत सागर में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें मतलब मनुष्य भी डूबता नहीं है। मनुष्य क्या उसमें कुछ भी चीज़ नहीं डूबती है, सब उसके ऊपर तैरते हैं। तो यही चीज़ यहाँ हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नींबू जल में तैरने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपसे नहीं पूछा है। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वे भारत आए थे, ये बिल्कुल सही है आपका। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये आपका गलत है। और उसने अपने लेखों के बारे में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है, ये भी सही है। अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2, ठीक है। राइट आंसर आपका नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने तालाबों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपसे नहीं फिर से पूछा है, और यही सीटेट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। कुछ बच्चों के प्रश्न तो ये इस नहीं पर ही गलत हो गए होंगे। ये लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, ये बिल्कुल आपका सही है। ये 9 तालाबों से जुड़ा है, ये भी आपका सही है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था, ये भी आपका सही है। और ये तालाब आदमी प्रयोग में है, तो यही आपका मतलब गलत है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि इस तालाब का प्रयोग आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आज आपका लास्ट का प्रश्न है, और आप चैनल पर अवश्य बने रहें, क्योंकि कल से आपको वीडियो अवश्य दी जाएंगी, क्लासें दी जाएंगी। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि आप एनसीईआरटी की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पूरी एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़िएगा, और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, क्योंकि ये सारी बुकें आपको हमारे टेलीग्राम पर मतलब PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप स्वयं पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, और अपने नोट्स स्वयं बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये आपका कथन सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, अवश्य होते हैं, जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में श्रमिक के रूप में विशेष कार्य नहीं करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है, ये श्रमिक मक्खियाँ रस लेके आती हैं, ठीक है। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए नीचे के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, ये भी आपका सही है। तो आपके ये 2 सही हैं, और आपसे पूछा क्या है, सही पूछा गया है। तो ए और डी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, ए और डी। तो ये प्रश्न थे जो आंसर की हमने प्रश्नों का मिलान किया है। हो सकता है आपके 1-2 प्रश्न इसमें से गलत भी हो जाएं, क्योंकि ये अनुमानित आंसर की होती है। हम सिर्फ अनुमान के आधार पर ही, यानी हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर आपको आंसर की देते हैं। तो जब भी आपके आंसर की आएगी, तो फिर से मैं आपको सभी सब्जेक्टों की आंसर की यानी रिवाइज आंसर की आपको अवश्य दी जाएगी। आंसर की आपको कैसे मिलानी है, इस पर भी वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।